हैं, ठीक है। तो सॉइल वाटर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे हम एंट्री ऑफ वाटर की। क्या बात करेंगे? एंट्री ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के एंट्री की बात करेंगे, एंट्री ऑफ वाटर, ठीक है। जल का प्रवेश, जल का प्रवेश। अब कहाँ प्रवेश कहाँ करेगा जल? सॉइल के अंदर, है ना। एंट्री ऑफ वाटर इन दी सॉइल। तो जल का जो प्रवेश होगा वो कहाँ पर होगा? सॉइल के अंदर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है सीपेज। क्या आता है? सीपेज। हिंदी में कहते हैं रिसाव। क्या कहेंगे हिंदी में? रिसाव। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं एक डायग्राम पूरा समझा देता हूं, उसी से पूरा ये इसकी कहानी बनने वाली है। चलो बच्चा लोग अब समझना आप सारी चीजें, ठीक है। सारी चीज मैंने बताया। सीपेज मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर। हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं? सीपेज बोलते हैं, ठीक है। पानी का क्षैतिज रिसाव, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? जल का क्षैतिज बहाव को क्या कहते हैं? रिसाव कहते हैं। समझना बात को, ये डायग्राम से समझ लेना आप। दो चीज होती है, एक तो ये पानी बह के आ रहा है ना। ये ऊपर साइड आपको जो पानी दिख रहा है, ये वाला पानी, ये क्या है? सरफेस रन ऑफ। क्या है ये? सरफेस रन ऑफ, सतह से पानी का बहना, ठीक है। सतह से पानी का बहना, ये जो आप जा रहा है बह के, इसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। ये क्या है यहाँ पर? ये है रिवर, नदी, ठीक है। ये है नदी। तो सरफेस रन ऑफ पानी जो है बह के आ रहा है। देखो बारिश का पानी गिर रहा है, स्लोपी लैंड है तो पानी बह के आ रहा है। तो जो बह के पानी आ रहा है ये सरफेस रन ऑफ है, पानी में वहां जाके मिल जाएगा। दूसरा जो है ये पानी जो बह के आ रहा है इसमें हो रहा है रिसाव। ये देखो अंदर की तरफ है ना, हॉरिजॉन्टल जो है रिसाव भी हो रहा है साइड से। तो हॉरिजॉन्टल रिसाव जो होता है ना, वो कहाँ से होता है? हॉरिजॉन्टल रिसाव तो हम ये बोल सकते हैं कहाँ से होता है? हॉरिजॉन्टल रिसाव जो होता है, हॉरिजॉन्टल रिसाव वाटर, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर चैनल, ठीक है। जो जल की जो नलिका होती है, जल का जो नलिका होती है, चैनल का मतलब होता है जल नलिका से जल का क्षैतिज बहाव। जल नलिका से जो क्षैतिज बहाव होता है उसको बोलते हैं। अब जल नलिका में क्या आ सकती है? नहर आ सकती है आपकी, है ना। नहर आ सकती है, वाटर चैनल हो सकता है। तो मान लो ये वाटर चैनल है, यहाँ कोई नहर है, तो नहर के पास है, ठीक है। मान लो ये नहर जा रही है, तो नहर के पास ये, ठीक है। ये क्या है? एक नहर है, ये नहर है, इसमें से पानी जा रहा है, ठीक है। ये इसमें से अगर पानी जा रहा है, ये तो इसमें से अगर पानी जाता है, आपने देखा होगा कहीं पे भी पानी जाता है जहाँ पर पक्की जगह नहीं है, कच्चा है वो, है ना। चाहे नहर ले लो या आपकी वाटर चैनल ले लो, अगर आपके खेत पे आप पानी देते हो, ठीक है। मान लो ये आपकी फील्ड है, फील्ड में आप पानी यहाँ से पानी देते हो, यहाँ से, तो ये वाला एरिया भी हल्का सा गीला हो जाता है, ये वाला एरिया भी हल्का गीला हो जाता है, इस वाला एरिया भी हल्का गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे होता है सीपेज, रसा होता है। तो जब ये पानी आप यहाँ से दोगे तो ये वाला हिस्सा भी क्या होगा? हल्का सा हॉरिजॉन्टल फ्लो इसमें भी होगा, रिसाव होगा, हॉरिजॉन्टल फ्लो दोनों तरफ। तो इसी को बोलते हैं हम क्या? सीपेज। इसी को बोलते हैं सीपेज। जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है वाटर का, ठीक है। रिसाव जो होता है, जैसे पानी जा रहा है नली के अंदर और आइट साइड दोनों तरफ जो है जगह गीली हो गई, तो उसको बोलते हैं हम सीपेज। मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है वाटर चैनल से, ठीक है। वहां पर रिस रहा है पानी, उसको हम क्या बोल देते हैं? ठीक है, वाटर लॉस फ्रॉम द इरिगेशन चैनल, ऐसा बोल सकते हैं। वाटर लॉस फ्रॉम द इरिगेशन चैनल, इरिगेशन चैनल से पानी का लॉस होना, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका सीपेज। सीपेज के बाद आता है दूसरा आपका, मैं बोलूँ तो इनफिल्ट्रेशन। क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टर्म इनफिल्ट्रेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतः संयदन, अंतः संयदन बोलते हैं। इसका इंग्लिश नाम याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अंतः संयदन इसको बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं परकोलेशन। परकोलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःस्त्रवण, अंतस्थ स्त्रवण इसको कहते हैं, ठीक है। सरफेस रॉन्ग इनफिल्ट्रेशन फिर बोलते हैं लीचिंग। अगला टर्म क्या है? लीचिंग। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बच्चा, इसीलिए हिंदी में बोलते हैं निच्छालन। ये 3 टर्म्स है। एक टर्म्स होते हैं इंटरसेप्शन, ठीक है। इंटरसेप्शन, इन चारों टर्म्स को समझना,
ठीक है, इन चारों चर को समझना है स्टेप। ठीक है, इंटरसेप्शन को क्या बोलेंगे? अंतःग्रहण, अंतःग्रहण या ग्रहण या रोक लेना, अंतःग्रहण या इसी को बोलते हैं रोक लेना। इन चारों टर्म्स को समझना। इंटरसेप्शन कैसे होता है? देखो, इंटरसेप्शन का मतलब होता है कि ये बारिश का पानी कहाँ आएगा, मान लो इस पेड़ के ऊपर भी आता है, ठीक है, ये बारिश का पानी इस पेड़ पर आएगा, तो पेड़ क्या करेगा? इसको रोक लेगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पेड़ के नीचे खड़ा है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है यहाँ पेड़ के नीचे, मान लो पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है, जब बारिश आएगी तो हम जनरली पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो कुछ समय के लिए जो है हमें पानी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ जो है इस पानी को क्या कर लेता है? रोक लेता है, इस पानी को रोक लेता है, ठीक है, इस पानी को रोके रखता है ना। जब तक ये पूरा पेड़ गीला नहीं हो जाएगा उसके बाद पानी नीचे टपकना शुरू होगा। तो जैसे ही बारिश आती है हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बारिश से बच जाते हैं। तो ये पेड़ ऐसा क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से जो है पानी हमारे पास नहीं आ पा रहा है? तो यहाँ पर जो है पेड़ जो है, ये पेड़ जो है, पेड़ की कैनोपी जो है पानी को रोक रही है, मतलब पानी पहले पूरी तरीके से पेड़ गीला होगा, तो इसी को बोलते हैं इंटरसेप्शन। ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मतलब अधिग्रहण। अधिग्रहण का मतलब क्या हो गया कि पानी जो है, पेड़ जो है इस पानी को रोक रहा है, यहाँ पर अपने 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 एरिया में इसको रोक रहा है, ठीक है, पेड़ जो है पानी को अपने एरिया में रोक रहा है, ये तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन, ठीक है। और ये पूरा कुछ समय के बाद, जब मान लो 1 घंटा बारिश हुई तो 1 घंटे के बाद तो ये पेड़ भी क्या करेगा? पानी टपकाना शुरू कर देगा। तो ये प्रोसेस जो है इंटरसेप्शन कहलाती है। पहली चीज समझ गए? अधिग्रहण इसको बोलते हैं, रोकना, रोक लेना। तो जैसे पानी आता है तो हम पेड़ के नीचे खड़े क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पेड़ जो है हमें उसे बचा देता है, और पेड़ क्या काम करता है? पानी को रोकने का काम करता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटरसेप्शन। दूसरा है इन्फिल्ट्रेशन। तो जैसे फर्स्ट एंट्री जो होती है, जैसे मान लो पानी गिरा, पानी गिरते से पानी नीचे की ओर इंटर कर रहा है, पानी नीचे की तरफ इंटर कर रहा है, तो इसको इन्फिल्ट्रेशन को बोलते हैं फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर, पानी की पहली एंट्री सॉइल के अंदर, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इन दी सॉइल, इनटू दी सॉइल, ठीक है, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इनटू दी सॉइल। तो ये आपको फर्स्ट एंट्री दिख रही है, पहला पानी जैसे गिरा, पानी नीचे की तरफ सॉइल के अंदर आया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर। में डेफिनेशन लिख देता हूं, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इनटू दी सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर पानी का पहला प्रवेश। जैसे बारिश हुआ, जो पानी पहली बार अंदर इंटर करेगा उसको बोलते हैं हम इन्फिल्ट्रेशन। और ये जो होता है अनसैचुरेटेड सॉइल में, अनसैचुरेटेड सॉइल, अनसैचुरेटेड सॉइल मतलब असंतृप्त। अब सीधी सी बात है, ये जो है अर्थ पे पानी है ही नहीं, है ना, मतलब जमीन के अंदर पानी नहीं है। जैसे पानी गिरा और पहली बार जो पानी इंटर किया तो किस सॉइल में किया? असंतृप्त तो सॉइल में पानी था ही नहीं, पूरी तरीके से प्यासी थी सॉइल। तो पहली एंट्री जो होगी सॉइल के अंदर उसको बोलते हैं फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इनटू दी सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर ऊपर से पहली बार पानी अंदर गया, और जब सॉइल क्या थी? अनसैचुरेटेड थी, बिल्कुल असंतृप्त मृदा थी, तो उसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। सॉइल के अंदर पानी का पहला प्रवेश, ठीक, क्या कहलाता है? अंतःस्यदन या इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये किस में होता है? अनसैचुरेटेड सॉइल में होता है, ठीक है। पानी की फर्स्ट एंट्री सॉइल के अंदर, जल का पहला प्रवेश सॉइल के अंदर, ठीक, अनसैचुरेटेड सॉइल के, असंतृप्त मृदा के अंदर। मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। जल का असंतृप्त मृदा में पहला प्रवेश, ठीक है, ये क्या कहलाता है? इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं परकोलेशन की, ठीक है, दूसरी मैं बात करूंगा यहाँ पर परकोलेशन की। परकोलेशन क्या हो जाएगा? तो परकोलेशन देखो, अब ये पानी जो है, ये मिट्टी जो है पानी से भर गई, ठीक है, मान लो ये पूरी मिट्टी जो है पानी से भर गई है, पूरी मिट्टी पानी से भर गई है। तो अब ये सॉइल कैसी हो गई? संतृप्त। अब ये कौन सी हो गई है? सैचुरेटेड। क्या हो गई है? सैचुरेटेड सॉइल हो गई, संतृप्त मृदा हो गई। अब संतृप्त मृदा में जो पानी है, अब ये पानी तो पूरी सॉइल भर गई। अब पूरी सॉइल भरने के बाद जब सारे पोर्स इसमें भर गई तो पानी जो है अब वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो अब ये नीचे की तरफ पानी जो मूवमेंट कर रहा है, ये नीचे की तरफ जो मूवमेंट कर रहा है पानी, इसको बोलते हैं परकोलेशन, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड movement of water due to gravitational force, due to gravity, ठीक है, due to gravity या gravitational force under in saturated condition,
इन सेचुरेटेड सॉइल, इन सेचुरेटेड सॉइल मतलब सोइल के अंदर जो सेचुरेटेड सोइल है, बिल्कुल संतृप्त मृदा है, पानी पूरा भर गया सोइल के अंदर। अब और जो पानी अंदर आएगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो संतृप्त मृदा में गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी का नीचे की तरफ जाना क्या कहलाता है, परकोलेशन कहलाता है। समझ में आ गई बात? ये अंदर की ही बात हो रही है। इन्फिल्ट्रेशन बाहर से अंदर की तरफ जाता है, ऊपर से अंदर की तरफ जा रहा है, और ये परकोलेशन जो है सोइल के अंदर ही मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सोइल के अंदर है ना, मृदा के अंदर मतलब संतृप्त मृदा के अंदर गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी का नीचे की तरफ जाना। ठीक है, संतृप्त, संतृप्त ऐसे लिखना है, गलत लिख दिया मैंने, असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त मृदा के अंदर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल का नीचे की ओर जाना, नीचे की ओर जाना, जल का नीचे की ओर जाना, इसको बोलते हैं हम परकोलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, परकोलेशन बोलेंगे। समझ गए बात को? तीसरी हम बात कर रहे हैं किसकी, लीचिंग की। तीसरी बात करेंगे हम किसकी, लीचिंग की। लीचिंग क्या होता है, देखो अब होता क्या है, ये हमारा प्लांट है, और प्लांट में क्या रहते हैं, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये मान लो ये क्या है, न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स भी है, साल्ट भी होते हैं, लवण भी होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व भी होते हैं और लवण भी होते हैं। अब क्या होगा, जब पानी नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, ये पानी नीचे की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये मतलब परकोलेशन होगा, तो साथ में क्या होंगे, ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ये जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ये भी नीचे की तरफ चले जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे, मतलब इनका निच्छालन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनका निच्छालन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है न्यूट्रिएंट एंड साल्ट। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड साल्ट ड्यू टू लीचिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड साल्ट फ्रॉम द रूट जोन ड्यू टू लीचिंग, ड्यू टू लीचिंग मतलब निच्छालन के कारण, जड़ क्षेत्र से, निच्छालन के कारण जल क्षेत्र से पोषक तत्व और लवण का नीचे की तरफ जाना क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। समझ गए? क्या होगा, निच्छालन के कारण, निच्छालन के कारण जड़ क्षेत्र से पोषक तत्व व लवण का नीचे की ओर जाना, ये कहलाता है लीचिंग बच्चा। समझ गए होंगे आप पूरी कहानी? ठीक है, पूरी कहानी से कि बारिश का पानी आएगा, अगर पेड़ के ऊपर गिर रहा है तो उसको इंटरसेप्शन बोलेंगे, कि पेड़ क्यों करेगा, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, पहली बार जो सोइल के अंदर पानी एंट्री कर रहा है, मतलब ऊपर की लेयर से, सोइल की सरफेस से पानी का नीचे की तरफ जाना फर्स्ट एंट्री करेगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, और ये अनसेचुरेटेड सोइल, मतलब सोइल पूरी तरीके से सूखी थी, प्यासी थी, अनसेचुरेटेड बोलेंगे। अब पानी जो है सोइल के अंदर भर गया, पानी सोइल के अंदर भर गया, अब पूरी तरीके से भर गया तो पानी कहां जाएगा, नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो सैचुरेटेड सोइल में मतलब संतृप्त हो गई मृदा पूरी तरीके से, है ना, प्यास उसकी पूरी तरीके से बुझ गई, संतृप्त हो गई। तब संतृप्त मृदा में गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी का नीचे की ओर जाना परकोलेशन कहलाता है। और लीचिंग क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर पौधों की जड़ों के पास में न्यूट्रिएंट और साल्ट वगैरह सब होते हैं, तो क्या होगा, लीचिंग के द्वारा क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट और साल्ट है ये जड़ की क्षेत्र से नीचे की तरफ चले जाएंगे, इसको बोलेंगे लीचिंग। समझ में आ गई, क्लियर बात? ये कहानी आपकी यहाँ पर खत्म होती है, किसकी? हाँ, अब ये सेचुरेशन मतलब समझ लो, सेचुरेशन का क्या मतलब है, संतृप्त मृदा का क्या मतलब है, इसको मैं बता देता हूँ। सेचुरेशन का क्या मतलब है, सेचुरेशन पॉइंट, है ना, सेचुरेशन पॉइंट का क्या मतलब है, सेचुरेशन कैपेसिटी लिखो। सेचुरेशन कैपेसिटी का क्या मतलब है, सेचुरेशन पॉइंट, इसको बोलते हैं संतृप्ति क्षमता। सेचुरेशन संतृप्ति क्षमता मतलब जितने भी पोर्स होते हैं सोइल के, ठीक है, व्हेन ऑल पोर्स फिल्ड विथ वाटर, ठीक है, फिल्ड विथ वाटर। ऑल पोर्स मतलब माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो दोनों जो पोर्स होते हैं सोइल के अंदर, सूक्ष्म छिद्र और स्थूल छिद्र जो होते हैं वो पूरी तरीके से पानी से भर जाते हैं, तब उसको हम सेचुरेशन कैपेसिटी बोल सकते हैं या मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कहते हैं।
अत्यधिक जल धारण क्षमता, सर्वाधिक जल धारण क्षमता भी कहते हैं। मतलब जब मृदा के सभी छिद्र कौन से सूक्ष्म और स्थूल, दीर्घ जिसको हम बोलते हैं स्थूल, ठीक है, पानी से भर जाते हैं, जल से भर जाते हैं, तो उस क्षमता को, उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं? सैचुरेशन बोलते हैं या मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं। अब सारे के सारे पोर्स भर गए पूरी तरीके से, तो वो क्या होगी? सर्वाधिक जल धारण क्षमता या मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसको कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, जल का भौतिक वर्गीकरण, जल का भौतिक वर्गीकरण। चलो, जल का भौतिक वर्गीकरण से क्या मतलब है? जल के भौतिक वर्गीकरण से क्या मतलब है? देखो, यहाँ जल से भौतिक वर्गीकरण में तीन चीजें आती हैं, तीन चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक बार मैं डायग्राम देख लेता हूँ, डायग्राम मेरे पास है कि नहीं इसका। चलिए हाथ से बना देंगे डायग्राम, आपका समझिए। यहाँ पर क्या क्या आता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है आपका तीन तरह के वाटर्स आपको देखने मिलेंगे यहाँ पर, कैपिलरी वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर और परमानेंट बिल्डिंग, या इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, और एक वाटर और आप यहाँ को देखने का मिलेगा। कौन कौन सा? वो है आपका ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? एक आएगा आपका ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर गुरुत्वाकर्षण बल, या इसको हम फ्री वाटर भी बोलते हैं, फ्री वाटर मुक्त जल, ठीक। दूसरा होगा आपका कैपिलरी, कैपिलरी वाटर, गैसीय जल, ठीक। और तीसरा होगा हाइग्रोस्कोपिक, हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है जल का, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? मुक्त जल, मुक्त जल है ये, गुरुत्वाकर्षण जल। दूसरा हो जाएगा गैसीय जल, गैसीय या गैसीय जल, और ये हो जाएगा आपका द्रवग्राही जल, द्रवग्राही जल। तीन प्रकार का जल ये होता है। देखो समझना कैसे ये काम करता है। ठीक है, इसमें कुछ पार्टिकल्स आपको इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। अगर ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, यहां पर जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, ठीक, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक, अरे हो जा रहे भाई। चलिए अब यहाँ पर समझना किसका क्या रोल है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल वाटर्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो वाटर से सॉइल का, यहाँ से अगर मान लो वाटर जाएगा तो वो वाटर क्या करेगा? नीचे की तरफ मूवमेंट करके नीचे निकल जाएगा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण नीचे की तरफ निकल जाएगा, सॉइल के अंदर रुक नहीं पाएगा, जिसे बोलते हैं हम परकोलेशन, ठीक है। यहाँ पर जो वाटर है आपका, ये भरा हुआ जो पानी है, ये जो भरा हुआ पानी है, ये सारा कहाँ चला जाएगा? गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देते हैं? वाटर अवेलेबल, या हम बोल सकते हैं वाटर बिटवीन दी सैचुरेशन एंड फील्ड कॉम्पिटिशन। इसको क्या बोलते हैं? वाटर बिटवीन सैचुरेशन एंड फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी और सैचुरेशन के बीच, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी क्षेत्र क्षमता और संतृप्ति
बिंदु, संतृप्ति बिंदु के मध्य का जो जल है वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ये जो अभी बताऊंगा, ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पर? क्षेत्र क्षमता, क्षेत्र क्षमता और संतृप्ति बिंदु के मध्य का जल क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल या मुक्त जल कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये रुकता नहीं है और ये कितने टेंशन पर होता है? अब ये जैसे 0 से लेके 0 to -33 बार, 0 से लेके -33 बार के बीच में होता है। मतलब 0 से लेके -33 बार के बीच में ये होता है, मतलब -33 बार से ये कम यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? सेचुरेशन पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच का जो जल होता है उसको हम ग्रेविटेशनल, मतलब वो पानी टिकता नहीं सोइल के अंदर। फील्ड कैपेसिटी की ये क्या होती है? अवेलेबल वाटर की अपर लिमिट होती है। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? अवेलेबल वाटर की अपर लिमिट होती है। मतलब इसके जस्ट ऊपर गए तो पानी जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, टिकेगा नहीं। इतनी बात आपको समझ में आई? ये क्या बोला मैंने यहाँ पर कि जो सेचुरेशन पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी होती है सोइल की, उसके बीच का जो पानी होता है वो, और ये जो पानी होता है बच्चा अनअवेलेबल होता है, अनअवेलेबल फॉर प्लांट, प्लांट के लिए उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है, प्लांट के लिए, पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है, पौधों के लिए ये उपलब्ध नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी को थोड़ा सा समझ लो। फील्ड कैपेसिटी क्या है? फील्ड कैपेसिटी हमने बोला, तो फील्ड कैपेसिटी क्या है? फील्ड कैपेसिटी क्या हो जाती है बच्चा? रिटेंशन ऑफ वाटर, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन इन द सोइल आफ्टर द इरिगेशन आर डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन आफ्टर 2 to 3 days ऑफ इरिगेशन, या हम बोल सकते हैं आर डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन आफ्टर द 2 to 3 days ऑफ इरिगेशन या डाउनवर्ड मूवमेंट इन दी सॉइल, मतलब समझना है इसका। जैसे ही मान लो आपकी फील्ड है, ठीक है, अब फील्ड में जो है पानी पूरी तरीके से भर जाए, ठीक है, आपने मान लो यहाँ पर इरिगेशन दिया, फील्ड में क्या दिया आपने? इरिगेशन दे दिया, ये दे दिया आपने इरिगेशन, ठीक। इरिगेशन देने के बाद ये इरिगेशन दे दिया, तो 2 से 3 दिन के बाद जितना पानी सोइल के अंदर बचेगा, मान लो 2 से 3 दिन के बाद जो है, 2 से 3 दिन के बाद सोइल के अंदर जो पानी बचा है, जितने पानी की मात्रा जो है बची है, ठीक है, जितने पानी की मात्रा बची है उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी। और फील्ड कैपेसिटी जो होती है ये अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर, मतलब इसके ऊपर अवेलेबल वाटर की, मतलब उपलब्ध जल की अपर सीमा, उपलब्ध जल की अपर सीमा। और इस पे कितना टेंशन होता है? बार कितना होता है? -33 बार, या इसको 1/3 आप बोल सकते हो। तो ये देखो, तो -33 बार पर फील्ड कैपेसिटी होती है, और यहाँ हमने बोला कि ये 0 से लेके -33 बार, मतलब सेचुरेशन और फील्ड कैपेसिटी के बीच का जो पानी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला? अपर लिमिट ऑफ उपलब्ध जल। जो उपलब्ध जल है उसकी अपर सीमा है। -33 तक तो जो है पानी पौधों को अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन जैसे इसके ऊपर गए, -33 से 0 की तरफ जा रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं, -33 0 की तरफ जा रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं, -33 सबसे छोटा है, -32 -33 से बड़ा है। तो जैसे हम इसके ऊपर जा रहे हैं तो पानी पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो जैसे 33 के ऊपर जा रहे हैं तो पानी नीचे की तरफ मूवमेंट करा जाएगा, बह जाएगा पानी। और ये फील्ड कैपेसिटी का मतलब है कि आपने इरिगेशन दे दिया, इरिगेशन देने के 2 से 3 दिन बाद जितना पानी सोइल के अंदर बचा है, क्यों, और वही पानी बचा जो पौधों को उपलब्ध होने वाला है। तो जैसे आपने इरिगेशन दिया तो 2 से 3 दिन बाद जितना पानी सोइल के अंदर बचा मतलब वो वही पानी बचा जो पौधों को उपलब्ध है ना, उपलब्ध होगा, तो उसको फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। और -33 बार पर ये होती है, और ये अपर लिमिट होती है किसकी? सोइल की। और इसको मेजर कैसे करते हैं? प्रेशर प्लेट मेम्ब्रेन से, प्रेशर प्लेट एपरेटस से इसको मेजर करते हैं। कहां पर? फील्ड लेवल पर। आगे और बताऊंगा इसको मेजरमेंट में। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर में क्या हुआ
कि जो पानी है वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। सेचुरेशन और फील्ड कैपेसिटी के बीच में होता है, 0 से -33 बार पर होता है, पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है मैं बता दिया, सेचुरेशन पॉइंट क्या था वो भी बता दिया। सेचुरेशन पॉइंट का जो वाटर पोटेंशियल होता है, इसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो 0 होता है ना, यहाँ पे 0 है ना। बाकी कितने बार पर होता है सेचुरेशन पॉइंट? 0 पर होता है। मतलब ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये जो सेचुरेशन होता है ये कितने टेंशन पर होता है? 0 बार पर होता है, 0 बार होता है। मतलब इसका जो टेंशन होता है, इसका जो पोटेंशियल होता है, सेचुरेशन पोटेंशियल, वो 0 होता है। ठीक है, क्योंकि सारे पोर्स पानी से भर गए। अब सारे पोर्स पानी से भर गए तो टेंशन तो 0 हो गया ना। टेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन का मतलब होता है जो सोइल है ना, जो मतलब एक सोइल है, सोइल में एक फोर्स काम करता है, ये प्लांट है ना, सोइल्स में एक फोर्स काम करता है जो पानी को क्या करता है, जो प्लांट है पानी को क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है। हम बोल सकते हैं फोर्स अवेलेबल फॉर द प्लांट रूट्स। रूट्स के अंदर, प्लांट की रूट्स में वो फोर्स होता है जो सोइल से पानी को एक्सट्रैक्ट करता है, पानी को ले लेता है, जिससे पानी के अंदर टेंशन आ जाता है। ठीक है, आपकी कोई खास चीज अगर आपसे कोई ले लेता है, आप टेंशन में चले जाते हो, वैसे ही तो सोइल के अंदर, सोइल की जो खास चीज है वो पानी। तो पौधे की जड़ें क्या होती है? पौधे की जड़ें पानी को लेती है ना, पौधे की जड़ें पानी को सोइल के अंदर से लेती है। जब पौधे की जड़ें पानी को सोइल के अंदर से लेती है, जिस भी फोर्स से, जिस भी टेंशन से, उसको बोलते हैं सोइल टेंशन या सोइल पोटेंशियल, सोइल वाटर टेंशन। और वो हमेशा नेगेटिव होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, फोर्स फॉर द, ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं यहां पर क्या होता है, सोइल वाटर टेंशन, सोइल वाटर टेंशन को समझ लो, सोइल वाटर टेंशन। सोइल वाटर टेंशन का मतलब क्या हो गया? सोइल वाटर टेंशन का मतलब हो गया मृदा जल तनाव, मृदा जल तनाव। तो यही आ जाएगा फोर्स नेसेसरी फॉर प्लांट रूट, प्लांट की जड़ के लिए आवश्यक बल। ठीक, प्लांट की जड़ के लिए आवश्यक जल। तो मतलब कि फोर्स नेसेसरी फॉर प्लांट रूट टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सोइल, फ्रॉम द सोइल मतलब मृदा से जल को निकालने, पौधा को जल से लेने के लिए, पौधों की जड़ों के लिए जो आवश्यक बल होता है उसको हम बोलते हैं सोइल मॉइस्चर टेंशन। और ये हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव। ये ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव होता है। समझ गए बात को? ठीक है, मान लो ये सोइल है, सोइल के अंदर पानी है, सोइल के अंदर क्या है? पानी है। सोइल के अंदर क्या है? ये पानी है। अब ये पानी को कौन लेगा? ये प्लांट की रूट्स। प्लांट की रूट्स के अंदर क्या होते हैं? फोर्स का काम करता है, कैपिलरी फोर्स बोल सकते हैं। ये क्या करता है? पानी को ऊपर की तरफ लेगा, तो जिससे सोइल टेंशन में आ जाएगी। सोइल टेंशन में आ जाएगी, भाई मेरा पानी कौन ले जा रहा है? तो वो जो टेंशन है वो क्या होता है? सोइल वाटर टेंशन होता है। और ये हमेशा नेगेटिव होता है। इसलिए जो आपकी ये वैल्यू आती है बार में बच्चा, इसलिए जो आपकी वैल्यू आती है बार में, ये माइनस में होती है। क्यों? क्योंकि सोइल मॉइस्चर टेंशन हमेशा नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव होता है इसलिए तो हम -33 बार लिखते हैं। ये तो माइनस क्यों लिख रहे हैं हम? माइनस क्यों लिख रहे हैं भाई? माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि जो पानी है सोइल के अंदर वो रूट ले रही है, प्लांट उसको ले रहा है, तो सोइल टेंशन में आ रही है, तो टेंशन में आ रही तो हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक, और यहाँ पे तो क्या हो रहा है? सोइल पानी रोक ही नहीं पा रही, पानी नीचे की तरफ चला गया, तब भी टेंशन में आ जाएगी। तो ये 0 से लेके -33 बार होता है। दूसरा कैपिलरी वाटर की बात करते हैं तो ये हम बोल सकते हैं इसको वाटर बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में जो जल होता है उसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। मतलब समझना, ये किस टेंशन पे होती है? टेंशन लिखो इसका, ये किस टेंशन पे होती है? -33 से लेकर -15 बार। -33 से, क्योंकि -33 यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो -33 से -15 बार ये फील्ड कैपेसिटी का हो गया और ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का हो गया। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट -15 बार पर होता है। इन दोनों के बीच में जो वाटर होता है ये अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, अवेलेबल फॉर प्लांट, अवेलेबल फॉर प्लांट, पौधों के लिए उपलब्ध जल। तो इस बार पर होता है, इस बार पर पौधों के लिए जल उपलब्ध होता है। मतलब कि जो भी वाटर होगा वो सोइल के अंदर अच्छे से क्या होगा? यहाँ पर ये अवेलेबल सोइल के अंदर अच्छा खासा होता है यहाँ, जिसको क्या है प्लांट आराम से ले पाता है। ठीक है, ये सोइल के अंदर फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो जल होता है उसी को हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं। और यही जल जो है पौधों के लिए उपलब्ध होता है। तो ये पूछा जाता है कि अवेलेबल जल किसके बीच में होता है? तो -3 से -15 बार के बीच में होता है, फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में होता है। अब यहाँ पे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट समझ लो, है ना, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब हिंदी में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? स्थायी शिथिलन बिंदु,
स्थायी शिथिलन बिंदु, विल्टिंग मतलब शिथिलन होता है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है प्लांट कैन नॉट बी अचीव देयर टर्गिडिटी, ठीक है, प्लांट कैन नॉट बी अचीव देयर टर्जिडिटी आफ्टर इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी देने के बाद भी प्लांट अपनी टर्जिडिटी जो है वो नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसे बिंदु को हम बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। समझ में आ गई बात आपको? ऐसा बिंदु जिस पर प्लांट अपनी जो है शीतलन जो है टर्जिडिटी को नहीं प्राप्त कर सकता, उसको हम क्या बोल देते हैं? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और बच्चा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो होता है वो किस बार पर होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो होता है किस पॉइंट पर होता है? मतलब प्लांट कैन नॉट बी अचीव्ड देयर टर्जिडिटी इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ वाटर, पानी देने के बाद भी पौधे अपनी टर्जिडिटी या जीवन क्षमता को नहीं प्राप्त कर सकता, उसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। पानी देने के बाद भी पौधे अपनी टर्जिडिटी को प्राप्त नहीं कर सकते, इस पॉइंट को कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये किस बार पर होता है बच्चा? ये बार पर होता है -15 बार पर, ठीक है, -15 बार पर। इसी में एक टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, ये डेफिनेशन में नोट हटा देना, नोट हट जाएगा तो ये क्या डेफिनेशन हो जाएगी? टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट की हो जाएगी कि प्लांट कैन बी अचीव देयर टर्जिडिटी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ वाटर, पानी देने के बाद प्लांट अपनी टर्जिडिटी को वापस प्राप्त कर सकता है, तो ये टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट हो गया, है ना। पौधा मुरझा रहा है पर पानी दे दिया तो वापस क्या हो गया? उसमें जीवन आ गया। और अपन मान लो पौधा मुरझा रहा है और पानी देने के बाद भी वो मुरझा ही रहा है, टर्जिडिटी प्राप्त नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और एक होता है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट -60 बार पर होता है, बस इतना याद रख लेना। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट जो है -60 बार पर होता है। प्लांट जो है आप कितना भी पानी दे दो, कुछ भी कर लो, प्लांट जो है मर जाएगा, जिएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात आपको यहाँ पर। ये कैपिलरी वाटर क्या होता है? फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में जो पानी होता है उसको अवेलेबल वाटर होता है, यही पौधों के लिए अवेलेबल होता है। फील्ड कैपेसिटी समझ लिया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट भी हमने यहाँ पे समझ लिया। अब आते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? वाटर बिटवीन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एंड क्या आ जाएगा आपका? हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट। तो ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हाइड्रोस्कोपिक बीच के बीच में जो पानी होता है, लिखो इसको ऐसा ही लिखो यार, इसको ऐसा मत लिखो, ये अनलेबल वाटर हो जाता है। हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट का मतलब हो जाता है वाटर हेल्ड विद द वाटर पोटेंशियल, वाटर हेल्ड विथ वाटर पोटेंशियल, वाटर हेल्ड विद द वाटर पोटेंशियल। अब ये कितना होता है बच्चा? ये होता है -31 बार पर, 31 बार पर। इसमें होता क्या है बच्चा? सीधी से समझ ले। वाटर हेल्ड विद द वाटर पोटेंशियल का क्या मतलब है? वाटर हेल्ड विद द वाटर पोटेंशियल, और ये क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 31 के पास होता है। इसमें क्या होता है? जैसे सॉइल के पार्टिकल है, सॉइल के पार्टिकल के चारों ओर, सॉइल के पार्टिकल के चारों ओर जो है पानी जो है यहाँ पर चिपक जाता है, ये इस तरीके से चिपक जाता है। ना ये पौधों को मिलता है, ना ही ये नीचे की तरफ जाता है, इनके चारों ओर जो है पानी ये इस तरीके से चिपक जाता है एडिशन कोहेजन फोर्स की वजह से। ये तो मतलब कि सॉइल पार्टिकल के चारों ओर पानी का रुक जाना, है ना, होल्ड कर जाना, मतलब कि यहाँ पर वाटर हेल्ड विद द वाटर पोटेंशियल। जो वाटर पोटेंशियल होता है किस पोटेंशियल पर? -30 बार जो है वाटर पोटेंशियल है, मतलब कि पानी का टेंशन है 31 बार। इस टेंशन पर पानी जो है रुक जाता है, पानी रुक जाता है, मतलब चिपका रहता है, ना तो नीचे जाता है ना ही पौधों को मिलता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर, द्रव्यग्राही जल, ठीक है। तो इसमें देखो ये पूछता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर की ये कितनी होती है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की 15 है, फील्ड कैपेसिटी की -33 है, फ्री वाटर की कितनी है? 1/3 है। फ्री वाटर की कितनी? 1/3, लेस देन 1/3 लिख सकते हैं फ्री वाटर की। 0 से -33 मतलब लेस देन 1/3। चलो इस तरीके से समझ लेते हैं इसको, है ना। हमने क्या लिखा अभी? ग्रेविटेशनल वाटर, फिर यहाँ फील्ड कैपेसिटी आ जाएगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर आ जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर आ जाएगा, स्कोपिक हाइड्रोस्कोपिक वाटर आ जाएगा, ठीक। ये कितना होता है? लेस देन -33 या लेस देन हम बोल सकते हैं क्या इसको?
इसको क्या बोल सकते हैं, लेस देन -33 बार। ठीक, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है 1/3 या -33 बार। ठीक, ये क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं 15 बार, -15 बार, और ये हो जाएगा -31 बार से ज़्यादा, ग्रेटर देन। अब यही चीज़ हमने सीखी कि इन दोनों ये माइनस इन, यहाँ पर क्या होता है आपका ग्रेविटेशनल वाटर, इससे कम। इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है अवेलेबल वाटर। ठीक, और यहाँ जो होता है ये इन दोनों के बीच में जो होता है वो उसको अनअवेलेबल वाटर बोलते हैं। अनअवेलेबल वाटर क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो अवेलेबल है, इसके ऊपर जैसे कि अनअवेलेबल हो जाएगा। तो अनअवेलेबल और अवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल वाटर। तो अवेलेबल वाटर कहाँ से, -33 से -15 अवेलेबल है, और -15 से -31 जो है अनअवेलेबल वाटर है। तो अगला क्लासिफिकेशन यही है, क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैविक वर्गीकरण, जल का जैविक वर्गीकरण। क्या हो जाएगा, जल का जैविक वर्गीकरण। देखो जल का जैविक वर्गीकरण में क्या आता है, सबसे पहले आता है यहाँ पर अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर, उपलब्ध जल, उपलब्ध जल। अब ये भी बता चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं, बस लिखवा रहा हूं। अनअवेलेबल वाटर, अनुपलब्ध जल, अनुपलब्ध जल। ये सब पौधों के रेफरेंस में बात हो रही है। और तीसरा होता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल जल। ठीक है, क्या होगा, सुपरफ्लुवियस वाटर। ठीक है, सुपरफ्लुवियस वाटर, क्या बोलेंगे उसको, सुपरफ्लुवियस वाटर। ठीक है, सुपरफ्लुवियस वाटर, सुपरफ्लुवियस वाटर जल बोलेंगे। ठीक है, अवेलेबल वाटर हमने समझ लिया। अवेलेबल वाटर मतलब वाटर बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होता है, मतलब किस पॉइंट पर, -33 से लेकर -15 बार के बीच जो वाटर होता है वो अवेलेबल वाटर होता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, यहां हम बोल सकते हैं वाटर बिटवीन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, मतलब जो बोल सकते हैं हम स्थायी शीतलन बिंदु और द्रव्यग्राही जल के बीच का जो पानी होता है वो अनअवेलेबल होता है, और ये -15 से लेके -31 बार होता है। सॉरी, इस पे माइनस मत लगाना, -31 लफड़ा पड़ जाएगा। कहाँ करा अपन ने, ये माइनस मत लगाना बच्चा, इसमें 31 बार। ठीक है, माइनस मत लगाना। ठीक, इस पे माइनस नहीं आएगा, इस पे माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, सही है, माइनस तो आएगा, यहां हमने गड़बड़ की है, इसको सही करना। ये हो जाएगा 0.33 बार, -0.33 बार। ठीक है, यहां पर बच्चा ये होगा -0.33 से लेके 15 बार। ठीक है, इसको सुधार लेना, -0.33, 1/3 का मतलब -0.33 होता है, -33 नहीं, 0 से लेके -0.33 बार, -0.33 से लेके 15 बार, और -31 बार। सही है। ठीक है, यहाँ पर कहीं और लिखा हमने, ये इसको लिखना -0.33 बार, जिसको 1/3 बोलेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर, यहाँ पर लिखना -0.33 बार, ये आ जाएगा -0.33 और -31। ठीक है, अब सही है, सुधार लेना। यहाँ पे वापस -0.33 से लेके -15 के बीच में अवेलेबल, 15 से 51 नॉट अवेलेबल, और ये सुपरफिशियस वाला वाटर जो हो जाएगा ये लेस देन -0.33 बार पर होगा, मतलब लेस देन 1/3 एटमॉस्फेरिक पर होगा ये, मतलब इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर,
सुपरफ्लुवियस वाटर का मतलब ये है कि पानी जो बियॉन्ड दी फील्ड कैपेसिटी के बाहर का जो पानी होता है उसको सुपरफ्लुवियस वाटर बोलते हैं, और वो अवेलेबल नहीं होता है। और 15 से लेके ये 31 बार वाला ये भी अवेलेबल नहीं होता, और 0.033 बार से लेके -15 बार ये अवेलेबल होता है। तो इसको सुधार लेना, हमने जहाँ पे भी -33 लिखा है -0.033 है वो, ठीक है। चलिए ये सारी चीज हमने समझ ली। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ सॉइल वाटर। मेजरमेंट ऑफ सोइल मॉइस्चर। सोइल मॉइस्चर को कैसे मेजर करते हैं, तो बस शॉर्ट में याद रखना है, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। एक होती है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। इसमें ग्रेविमेट्रिक मेथड यूज करते हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड, बस ये याद रखना, ग्रेविमेट्रिक मेथड यूज करते हैं इसके अंदर। और इसमें जो है 105 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, इसको ओवन ड्राई करते हैं, ठीक है, सोइल को ओवन ड्राई करते हैं 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। और बार कितना, 0 से लेके -100 बार पर रखते हैं, 0 to -100 बार पर रखते हैं, बस इतना याद रखना, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष मेथड, अप्रत्यक्ष मेथड। तो अप्रत्यक्ष मेथड में क्या है, इसमें पहला है न्यूट्रॉन मॉइस्चर मेथड, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मेथड, न्यूट्रॉन नमी विधि, न्यूट्रॉन की नमी विधि। इसमें जो टेंशन होता है बच्चा, ये याद है 0 से लेके -15 बार का टेंशन इसमें रखते हैं। और ये क्या है, रैपिड मेथड है, मतलब फास्ट कैलकुलेशन इसमें होता है। रैपिड मेथड किसके लिए, फील्ड एंड इन-सिटू मेजरमेंट, इन-सिटू फील्ड एंड इन-सिटू मॉइस्चर मेजरमेंट। ठीक है, फील्ड के अंदर, और इन-सिटू मतलब कि उसी जगह पर जहाँ पे मेजर करना वहीं पे वहीं बता देगा। इन-सिटू मेजर है, रैपिड मेथड इसलिए क्योंकि इन-सिटू मेजर है, वहीं बता देगा आपको न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर कितना उसके अंदर मोशन है, और 0 से 15 बार तक ये मेजर कर सकता है। ठीक है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। दूसरा आता है इसमें इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस मेथड, विद्युत प्रतिरोध विधि, और इसको जिप्सम ब्लॉक विधि भी कहते हैं, जिप्सम ब्लॉक विधि भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मतलब लिख लेना हिंदी में विद्युत प्रतिरोध विधि, विद्युत प्रतिरोध विधि। तो ये भी जो है बच्चा 0 से लेके -15 बार पर ये काम करती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी ये नॉट सुटेबल है, नॉट सुटेबल किसमें, सेलाइन सोइल में, सेलाइन सोइल में सुटेबल नहीं है, लवणीय मृदा में, लवणीय मृदा में ये उपयोगी नहीं है। ठीक, ये सुटेबल है किस मृदा में, ये सुटेबल है किसके लिए, ब्लैक सोइल में या क्ले मृदा में, ब्लैक सोइल के लिए ये सुटेबल है, काली मृदा या क्ले में, काली मृदा के लिए ये सुटेबल है। किस पर काम करती है, ये तो इसी पर काम करती है, विद्युत चालकता पर, विद्युत चालकता पर ये बेस्ड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पर। लो मॉइस्चर होता है कहाँ पर, लो मॉइस्चर होता है फील्ड कैपेसिटी पर, और हाई मॉइस्चर इसमें होता है, हाई मॉइस्चर ये मेजर करती है किस पर, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर। ये इसके अंदर आपको याद रखना। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेथड है या जिप्सम ब्लॉक मेथड है 0 से 15 बार पर मेजर करता है। ये सेलाइन सोइल के लिए सुटेबल नहीं है, ब्लैक सोइल के लिए सुटेबल होता है, विद्युत चालकता पर काम करता है, लो मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी पर होता है, हाई मॉइस्चर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर ये दिखाता है। ठीक, इलेक्ट्रिक मॉइस्चर मीटर के बाद आप आ जाओ, इसके बाद जो है वो है आपका प्रेशर मेम्ब्रेन एंड प्रेशर प्लेट, प्रेशर मेम्ब्रेन एंड प्रेशर प्लेट एपरेटस। ठीक है, प्रेशर प्लेट ये जो जनरली किसके लिए, यूज्ड फॉर फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इन लैब। याद रखना ये लेबोरेटरी वाली मेथड है। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी को लेबोरेटरी में चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी 0 से लेके 15 बार पर काम करता है, 0 से 15 बार तक ही मेजर ये कर पाएगा। इसके बाद आता है आपका टेंशियोमीटर। ठीक है, टेंशियोमीटर लास्ट है ये,
टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर को ईरोमीटर भी कहते हैं, ये याद रखना, कई बार पूछा गया है। टेंशियोमीटर ईरोमीटर भी कहते हैं। और इसमें पूछा जाता है कितने बार पर ये करता है, तो 0 से लेकर माइनस 0.85 बार पर ये करता है। ठीक है, 0 से लेकर 0.85 बार पर ये मेजर करता है। और ये सैंडी सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है। ये सैंडी सूटेबल है सैंडी सॉइल के लिए, उपयोगी, सूटेबल किसके, सैंडी सॉइल के लिए। सैंडी सॉइल के लिए सूटेबल है, नॉट सूटेबल है किसके लिए, नॉट सूटेबल क्ले सॉइल के लिए। क्ले सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है और इसको बेस्ट भी माना जाता है। बेस्ट मेथड है ये टेंशियोमीटर। पूछा जाता है ये टेंशियोमीटर में, ये पूछा जाता है, इसका एक और नाम क्या है, ईरोडोमीटर। और ये कितने टेंशन पर कितने बार पर जो है मेजरमेंट करता है मॉइस्चर को। ठीक, नेक्स्ट टर्म से बच्चा वो है सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स का। क्या है सॉइल मॉइस्चर, SMC, मतलब सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ठीक है, मृदा नमी विशेषता, मृदा नमी विशेषता वक्र। ठीक है, इसको बोला जाता है। ये क्या है, ये क्या बताता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, क्या बताता है ये, रिलेशनशिप बिटवीन सोइल मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल। सॉइल के अंदर जो पोषक तत्व है और जो नमी है उनके बीच में संबंध बताता है। ठीक है, मृदा नमी एवं पोषक तत्व के मध्य संबंध बताता है। कौन सा, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, ये जो है सैंडी सॉइल के अंदर, सैंडी सॉइल के अंदर जो है ये एल शेप का होता है। ये जो कर्व कैसा होता है, एल शेप का। और जो क्ले सॉइल है, ब्लैक सॉइल, उसमें आई शेप का होता है। आई शेप मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, कुछ इस तरह, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है इस तरीके से। तो सैंडी सॉइल में एल शेप का और क्ले सॉइल में कैसा होता है, ये क्ले सॉइल में होता है आई शेप का। ठीक, एक टर्म से सॉइल हिस्टेरेसिस। सॉइल हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस का क्या मतलब है, सॉइल हिस्टेरेसिस का मतलब है कि जो ड्राई सॉइल है, ड्यूरिंग ड्राइंग ऑफ सॉइल मोर मॉइस्चर कंटेंट देन वेटिंग। मतलब क्या है, गीला, जब सॉइल को गीली करते हैं, जब सॉइल गीली होती है उसके कंपैरिजन में जब सॉइल सूखती है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। तो सूखने के दौरान मृदा नमी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गीली होने के दौरान। देन ड्यूरिंग वेटिंग, बात को समझना। क्या है ये किससे पता चलता है, उसी से, SMC कर्व से। SMC कर्व से ही पता चलता है कि जो सॉइल सूख रही है उसमें मृदा की नमी ज्यादा होती है और जो गीली होने के दौरान की तुलना में सूखने के दौरान मृदा के अंदर सॉइल की नमी ज्यादा होती है। बस ये कॉन्सेप्ट है। फिर बात करते हैं PF वैल्यू की। PF वैल्यू किसने दिया, स्कोफिल्ड ने। कब, 1935 में। होता क्या है ये होता है क्वांटिटी डेट इंडिकेट क्वालिटी ऑफ वाटर। ये वो क्वांटिटी है जो सोइल की गुणवत्ता, मृदा जल की गुणवत्ता को बताता है। ठीक है, क्या हो गया, मात्रा जो जल की गुणवत्ता बताती है। ठीक है, इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। चलो PF वैल्यू के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किसकी कितनी, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, या तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स,
सेचुरेशन की हो गई, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक, और एक हो जाएगी आपकी, चलिए ये तो हो गई आपकी सोइल कंडीशन ऑफ सॉइल, सोइल कंडीशन, सोइल की कंडीशन। ये होगी आपकी पीएफ वैल्यू, और ये हो गई बार या एटमॉस्फेरिक, ठीक है, प्रेशर। चलो यहाँ पे बात करते हैं सेचुरेशन की। सेचुरेशन मतलब संतृप्ति, संतृप्ति पर पीएफ वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि सारे पोर जो है पानी से भर जाते हैं। और यहाँ पे बार कितना होता है? 0.01 एटमॉस्फेयर, 0.001 एटमॉस्फेयर पर ये होता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी की पीएफ वैल्यू कितनी? 2.53 होती है, और ये 1/3 बोलो या -0.33 बार, ठीक है। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट ये होता है 4.18 पर, और ये होता है -15 बार पर, ठीक है। फिर होता है हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इसकी 4.53 और 4.50 और ये -31। और ओवन ड्राई, ओवन ड्राई सॉइल में बात करें तो 7 पीएफ वैल्यू, और बार कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। ये पीएफ वैल्यू हो गई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपका आता है पी वैल्यू। पी वैल्यू किसने दिया था? साइलेन ने, ठीक है, साइलेन ने दिया था। ये क्या बताता है? रिडक्स पोटेंशियल। ये क्या बताता है? रिडक्स पोटेंशियल। रिडक्स पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताता है। इंटेंसिटी ऑफ, क्या बताता है? इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। कितनी होती है पी वैल्यू? फार्मूला है EH, मतलब रिडक्स पोटेंशियल अपन में 0.0591, ठीक, ये याद रख लेना, बस इतना ही है। तो बेटा ये सोइल वाटर हमारा